ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आइए आज का सत्र हम लोग प्रारंभ करें और आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रकृति से छेड़छाड़ बंद की जाए, इस विषय पर हम लोग आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग प्रतिदिन की भांति अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिल सके। पिछले कुछ दशकों से जड़ प्रकृति में अनावश्यक छेड़छाड़ के कारण मौसमी व्यतिरेकों, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप फैलने वाली अनेक तरह की आदि व्याधियां समूचे विश्व में दृष्टिगोचर हो रही हैं। जड़ तो जड़ है, पर जीव चेतना संवेदनाओं से युक्त है। मनुष्य चैतन्य जीवों से क्षमताओं की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धि बल के बलबूते उसका प्राणी जगत पर आधिपत्य है। अन्य जीवों को भी अपनी ही भांति सृष्टि का एक आवश्यक और अभिन्न घटक मानकर यदि जीने का अधिकार मनुष्य ने दिया होता अथवा उन्हें स्वच्छंद जीने के लिए छोड़ दिया होता, तो यह विश्व कहीं अधिक सौंदर्य से युक्त दिखाई पड़ता। पर मनुष्य की आंतरिक क्रूरता का शिकार बनने लगे निरीह वन्य प्राणी। कुछ जातियां शिकार के मनोरंजन के लिए मारी गईं, तो कुछ विकृत मांसाहार के स्वाद के कारण मनुष्य के पेट में जा पहुंची। कुछ को आधुनिकता की बढ़ती हुई मांग के कृत्रिम संसाधनों के निर्माण में तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवाने पड़े। इस निष्ठुर प्रक्रिया के कारण विश्व वाटिका से विभिन्न जीवों की कितनी ही जातियां प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। जीव विशेषज्ञों के अनुसार अपने देश में 500 से भी अधिक प्रजाति के जानवर, 3000 से भी अधिक पक्षी तथा 3000 से भी अधिक किस्म के नन्हे कीड़े मकोड़े पाए जाते थे। जानवरों में 35 प्रजातियों का वर्षों पूर्व से अस्तित्व समाप्त हो चुका है। कुछ वर्षों पूर्व तक हिमालय के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भूरे रंग के बटेर पक्षी की बहुलता थी, पर इस क्षेत्र में भी शिकारियों की घुसपैठ होने से उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। लंबी पूंछ और लाल चोंच वाली इस जाति के पक्षियों की सुंदरता देखते ही बनती थी। हिमालय की तराई क्षेत्र में गुलाबी सिर वाले दुर्लभ बत्तख पाए जाते थे, जो विश्व के अन्य किसी भी स्थान पर नहीं मिलते। अभी 3 दशक पूर्व तक ये हिमालय के आंचल में निर्द्वंद विचरते दिखाई भी पड़ते थे, पर अब इनका नामो निशान नहीं मिलता। राष्ट्रीय संग्रहालयों में मात्र इनके अवशेष देखे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक गोदावरी तट पर इस सदी के आरंभ में कोर्स नामक पक्षी मिलते थे, पर अब उस जाति का भी एक भी पक्षी दिखाई नहीं पड़ता। पक्षियों के अतिरिक्त जंगलों में रहने वाले शेरों, चीतों, बाघों, बारहसिंघों, हिरणों आदि की संख्या भी तेजी से घटती जा रही है। मध्य प्रदेश के बीहड़ जंगल शेरों के लिए विख्यात थे। उनकी संख्या अभी 1 दशक पूर्व हजारों में थी, पर एक रिपोर्ट के अनुसार अब मात्र 400 के लगभग रह गई है। बारहसिंघों का तो मात्र नामो निशान रह गया है। सरकारी कानूनों द्वारा जंगली जानवरों का शिकार करना यूं तो अब अवैध घोषित कर दिया गया है, पर चोरी छिपे उनके शिकार का क्रम अभी बना हुआ है। नागालैंड में औसतन प्रतिदिन 5 शेर मारे जाते हैं। खरगोश, लोमड़ी, सियार, हिरण तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में मारे जाते हैं। वन्य विशेषज्ञों का मत है कि तीव्रता से वन्य जीवों की संख्या में ह्रास का एक प्रधान कारण ये है कि प्रकृति सौंदर्य को बढ़ाने वाले ये सुंदर जीव अब मानवीय क्रूरता के शिकार होकर धनोपार्जन के साधन बन गए हैं। जापान, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में इनका बड़ी संख्या में लुक छिपकर निर्यात हो रहा है। लंगूर व बंदरों की संख्या भी अब तेजी से देश में घटती जा रही है।
ऐसा अनुमान है कि विकास क्रम में मनुष्य के अधिक नजदीक होने के कारण वैज्ञानिकों को मानवीय प्रकृति एवं शरीर संस्थान के सूक्ष्मतम परिवर्तनों का समझने एवं माध्यम से अधिक सुगमता होती है। इकोलॉजी विशारदों का निष्कर्ष है कि प्रकृति संतुलन की प्रक्रिया सृष्टि के संपूर्ण परिसर तथा जीवों के परस्पर सघन अनुबंधों पर निर्भर करती है। जड़ चेतन के प्रत्येक पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ऑक्सीजन, जल, प्रकाश तथा पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य सभी एक विराट जीवन चक्र के अभिन्न अंग हैं। परस्पर सबका एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। जड़ और चेतन के संयोग से ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। पौधे मिट्टी से अपनी जड़ों द्वारा सांद्रता खींचते हैं। हवा और रोशनी मुक्त हस्त से पौधे को अपना अनुदान देते हैं, जिसे पीकर पौधे परिपोषित और विकसित होते हैं। पशु और मनुष्य का वह आहार बनते हैं। गंदगी के रूप में विजातीय तत्व अंततः मिट्टी में मिलकर उसे उर्वरा बनाते हैं। पौधे के सूखे बीज, फूल, पत्तियां भिजड़कर मिट्टी में गिरते रहते हैं। एक निश्चित समयावधि के उपरांत प्राणी और पौधे दोनों ही जराजीर्ण होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में नन्हे जीव जंतु और बैक्टीरिया उन अवशेष पदार्थों को खाते हैं तथा अंततः पौधों के लिए अपने मलमूत्र एवं मृत शरीर द्वारा खुराक तैयार करते हैं। मांसाहारी जीवों का भी एक स्वसंचालित चक्र चलता रहता है। जिन जीवों का बाहुल्य होता है वे दूसरों का आहार बनते हैं। उनकी अभिवृद्धि का नियंत्रण इकोलॉजिकल चक्र के घटक जीव स्वयं करते हैं। चिड़ियाएं कीड़े मकोड़े खाती रहती हैं तथा उनकी बेशुमार वृद्धि पर नियंत्रण रखती हैं। मेढक मच्छर जैसे नन्हे कीड़ों को खाता है और अंततः स्वयं भी सांप का ग्रास बन जाता है। चूहों की वृद्धि बाज रोकता है। मोर का आहार सांप है। शेर, हिरन, सुअर, खरगोश आदि जंगली जीवों का भक्षण करता है। यह एक मांसाहारी जीवों का चक्र है जिसमें एक मारता और अंत में स्वयं भी मारा जाता है। मनुष्य इस जैविक चक्र के बाहर आता है। उसका जीव समुदाय के स्वसंचालित चक्र में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पर मनुष्य द्वारा इस संतुलित चक्र को निरंतर भंग किए जाने के कारण कितने ही प्रकार के संकट प्रस्तुत होने की संभावना बन गई है। पक्षियों का यदि शिकार इसी प्रकार होता रहा तो कुछ ही वर्षों में वनस्पतियों के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़ों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी। संभव है उनसे वृक्ष वनस्पतियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। कितने ही पक्षी ऐसे भी होते हैं जो बीजों के वितरण में सहायक होते हैं। सर्पों को नष्ट कर देने से चूहों की मात्रा बढ़ जाएगी, जो फसलों के लिए अत्यंत ही हानिकारक हैं। हिंसक जीवों में शेर, बाघ आदि को भी मारना इसलिए उचित नहीं है कि वे भी संतुलन क्रम में अपने स्तर का सहयोग देते हैं। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से भी कितने ही जीवों की प्रकृति के परिसर में महत्वपूर्ण भूमिका है। गिद्ध, चील, गीदड़ आदि मृत जीवों को खाकर गंदगी एवं महामारी फैलने से बचाते हैं। श्रमजीवी प्राणियों में तो गाय, बैल, भैंस, घोड़े, खच्चर आदि का असाधारण महत्व है। वो जितना खाते हैं उसका 1000 गुना अधिक मनुष्य जाति को लाभ पहुंचाते हैं। जीवित हालत में उन्हें मांस एवं चमड़े के बूचड़ खाने में भेज देना मानवीय क्रूरता का ही परिचायक है। थोड़े से भौतिक लाभों के लिए जीव जंतुओं का हनन मानवीय गरिमा के भी विरुद्ध है। उपयोगितावाद की बौद्धिक कसौटी पर उपयुक्त प्रतिपादन गले न उतरे तो भी एक पक्ष ऐसा है जो हर मनुष्य की अंतः संवेदना को झकझोरता है। इस तथ्य से कोई विशेषज्ञ इनकार नहीं कर सकता कि भाव संवेदनाओं की दृष्टि से मनुष्य जाति शुष्क एवं अंतरंग की दृष्टि से निष्ठुर होती जा रही है। सूक्ष्मदर्शियों का मत है कि प्राणियों के हनन से परोक्ष वातावरण विक्षुब्ध होता जा रहा है, जिसकी प्रतिक्रिया मनुष्य की घटती अंतः भाव संवेदनाओं के रूप में दिखाई पड़ रही है। उजड़ती हुई मूक प्रकृति बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्य से बिलखती हुई मांग कर रही है और उसे अब और न उजाड़ा जाए। क्यों हो रही है प्राकृतिक असंतुलन प्रत्येक क्षेत्र में घातक सिद्ध होता है। प्रकृति की सुव्यवस्था भी संतुलन पर ही टिकी हुई है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि प्रकृति के प्रत्येक घटक जीव जंतु, वनस्पति, वायु एवं जल का एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। एक की विकृति जुड़े हुए अन्य घटकों को प्रभावित करती है। इनमें आपसी संतुलन से ही प्रकृति का गतिचक्र ठीक प्रकार चलता तथा उसके अनुदानों का लाभ समुचित मात्रा में मिल पाता है। इन दिनों पर्यावरण में भारी असंतुलन पैदा हुआ है। फलस्वरूप प्रकृति प्रकोपों की बहुलता देखी जा रही है। इसे समझा तो दैवी अभिशाप के रूप में जा रहा है, पर है वस्तुतः मानव द्वारा रचित।
क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। प्राकृतिक विपदाएं मनुष्य की स्वयं की क्रिया कृत्य की परिणति हैं। उत्पादन के नाम पर औद्योगिकीकरण के प्रति जो उत्साह चल रहा है, उससे तत्कालिक लाभ तो दिखाई पड़ रहा है, पर जब दूरगामी परिणामों पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि अति उत्साह का क्रम अंततः हानिकारक ही सिद्ध हुआ। पर्यावरण के संतुलन में वृक्षों का भारी योगदान है। पौधे प्राणी जगत के जीवन का स्रोत हैं। एक ओर जहां प्राणियों के लिए आहार जुटाते जीवन प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर वायुमंडल की विषाक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से खींच लेते हैं। प्राणी समुदाय के लिए वे सच्चे हित चिंतक हैं। इसमें पाया जाने वाला क्लोरोफिल जीवन का स्रोत है। मांसाहारी अथवा शाकाहारी सभी मूलतः आहार हरे पौधे व वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। इन दिनों औद्योगिक विकास एवं अन्य कार्यों के लिए तेजी से वन संपदा को नष्ट किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए किसी देश का 1/3 भाग पेड़ पौधों से भरा पूरा होना चाहिए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 25.7% भाग वनों से आच्छादित है, जो पर्यावरण संतुलन सीमा रेखा से 10% कम है। अन्य देशों की स्थिति और भी बुरी है। प्राकृतिक वन संपदा में कमी होने से जो विभीषिकाएं उत्पन्न हुई हैं, उनकी रोकथाम के लिए पिछले कुछ दशकों से भारत के प्रायः सभी प्रांतों शहरों में आए दिन वैज्ञानिकों बुद्धिजीवियों की गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है। इन गोष्ठियों में पारस्परिक चर्चा और विचार विनिमय द्वारा विशेषज्ञों ने प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए एक विश्व नीति तैयार की है। ऐसे ही एक सम्मेलन में उपस्थित प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संघ के महानिर्देशक डॉक्टर डेविड मनरो ने कहा कि आने वाली हजारों पीढ़ियों के कल्याण के लिए प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक ओर वन संपदा में भारी कमी आई है, दूसरी ओर औद्योगिकीकरण बढ़ता जा रहा है। इससे उत्पादन तो बढ़ रहा है, किंतु पर्यावरण संतुलन के आवश्यक घटक वायु एवं जल में विषाक्तता भरती जा रही है। परिवर्धन के प्रति उत्साह एवं परिशोधन की उपेक्षा से प्रदूषण एक विभीषिका के रूप में प्रस्तुत हुआ है। एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में मोटरें हर दिन 2.5 लाख टन विषैला धुआं उगलती हैं। फ्रांस के पावर स्टेशनों से प्रतिवर्ष 2 लाख टन सल्फर डाइऑक्साइड वायु में मिल रही है। न्यूयॉर्क में हर साल 15 लाख टन सल्फर डाइऑक्साइड हवा को विषाक्त कर रही है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 14,000 लीटर शुद्ध हवा चाहिए, जो इन स्थानों पर अप्राप्त है। प्राप्त आंकड़े के अनुसार संसार में लगभग 60 करोड़ मोटर वाहन सड़कों पर हैं। 1000 किलोमीटर चलने के लिए एक कार को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उतनी एक मनुष्य को 1 वर्ष तक सांस लेने के लिए पर्याप्त है। प्रकृति का स्रोत सीमित है। मोटर वाहनों द्वारा ऑक्सीजन के इतने बड़े भाग के खपत से वायु में इसकी मात्रा की कमी हो जाना स्वाभाविक है। प्राणियों एवं वनस्पतियों के लिए उपलब्ध प्रकृतिगत ऑक्सीजन का एक बड़ा भाग यूं ही बेकार चला जा रहा है। उल्टे इन वाहनों से विषाक्तता और बढ़ रही है, जिसके परिशोधन के लिए कोई प्रयास नहीं चल रहा है। करोड़ों टन विष गैस के रूप में प्रतिवर्ष वायुमंडल में मिल रही है। जल की यही स्थिति है। उद्योगों, कल कारखानों से निकलने वाला कचरा नदी के जल के स्रोतों को इस योग्य नहीं छोड़ रहे हैं कि उनका उपयोग कर स्वस्थ रहा जा सके। तीसरा, असंतुलन जनसंख्या का। अब तक विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ के निकट जा पहुंची है। प्रत्येक 14 वर्ष में 100 करोड़ की वृद्धि हो रही है। प्रकृति साधन सीमित है और उपभोगकर्ताओं की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। अधिक उत्पादन के लिए अदूरदर्शी रीति अपनाई जा रही है। अन्न प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रासायनिक खादों से लेकर के अन्य भौतिक साधन बढ़ाने के लिए बड़े उद्योगों के निर्माण से तात्कालिक लक्ष्य की आपूर्ति तो संभव है, पर अंततः इसका प्रभाव प्रकृति संतुलन पर पड़ रहा है। एक ओर वन संपदा को काटा जा रहा है, दूसरी ओर उद्योगों से निकलने वाली विषाक्तता से स्वच्छ वायु एवं जल अप्राप्त सा हो गया है। छेड़छाड़ का यही उपक्रम प्रकृति के स्थूल पक्षों तक ही सीमित नहीं है, वरन सूक्ष्म परतों में भी घुसकर किया जा रहा है। परमाणविक परीक्षण से निकलने वाला विकिरण मानव जाति के लिए संकट सिद्ध हुआ है। दूसरा संकट नवीन प्रयोगों से उभर रहा है। जीवन का स्रोत है। कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद डीएनए के हेरफेर से ही प्राणियों की एवं वनस्पतियों की आकृति एवं प्रकृति नियंत्रित होती है। इनके गुणधर्मों में भिन्नता का कारण डीएनए है। जीव विज्ञान की नई शोधों द्वारा यह संभव हो गया है कि 2 सूक्ष्म जीवों के डीएनए को मिलाकर एक तीसरे किस्म का जीव तैयार करना है।
नवीन प्रयोगों के प्रति उत्साह होना स्वाभाविक है, पर आशंका ये है कि कहीं प्रयोग से कोई ऐसा जीव न पैदा हो जाए जो भयानक रोगाणु हो। इस संभावना से पूर्णतः इनकार नहीं किया जा सकता। इन दिनों जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा महामानवों अतिमानवों की नई संतति तैयार करने की कल्पना भी चल रही है। इस प्रकार के प्रयोग प्रकृति व्यवस्था के प्रतिकूल हैं। जीव प्रकृति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन सबका सम्मिलित प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है। प्रकृति का इकोलॉजिकल बैलेंस डगमगा गया है। फलतः इसकी प्रतिक्रिया प्रकृति विक्षोभों प्रकोपों के रूप में परिलक्षित हो रही है। स्वीडिश सिस्मोलॉजिस्ट प्रोफेसर मार्कस भट्ट के अनुसार पर्यावरण के असंतुलन से बाढ़ एवं भूकंप की घटनाओं में वृद्धि हुई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन से पिछली दशाब्दी में 4 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई। सन 1976 में चाइना के तागसेन में हुए भूस्खलन से 2,42,000 व्यक्तियों की जानें गई हैं। इन 31 मई 1970 को पेरू में हुए भूस्खलन से 70,000 व्यक्ति मृत्यु की गोद में समा गए। टर्की में सन 1960 में 11,000 व्यक्ति मारे गए। 12 अगस्त 1969 में मोरवी में आई बाढ़ से 25,000 व्यक्ति मात्र 75 मिनट में काल के गर्भ में समा गए। ये प्रकृति विक्षोभ पर्यावरण असंतुलन का भी अभिशाप है। संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करनी होगी। वातावरण में भरी विषाक्तता के परिशोधन के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। वन संपदा के कटाव को रोकना होगा, अन्यथा क्रुद्ध प्रकृति का आक्रोश अगले दिनों और भी भयंकर रूप में बरसेगा। समय रहते भूतकाल की भूल से प्रेरणा लेकर मनुष्य जाति को अपने गतिविधियों में हेर फेर करना अभिष्ट हो गया है। पर्यावरण से छेड़छाड़, खंड प्रलय को निमंत्रण, ये एक अगला बिंदु है साथियों। प्रकृति मनुष्य के हाथ की घड़ी नहीं है, जिसे चाहे जिस तरह घुमाते रहा जाए और फिर चाहे जिस कोने में पटक दिया जाए। वस्तुतः इस विश्व ब्रह्मांड की सभी गतिविधियां एक सुनिश्चित अनुशासन के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से चल रही हैं। ग्रह उपग्रह एक दूसरे के बंधन में है और उसकी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। अनभ्यस्त उथल पुथल चलती है तो उससे समूचा वातावरण प्रभावित होता है। पृथ्वी को अंतरिक्षीय घातक किरणों से बचाए रखने के लिए कई परत थोड़ी ऊंचाई पर स्थित हैं। उन परतों में मनुष्य जब छेद करने पर उतारू होता है तो उसका स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि सुरक्षा ढाल टूटने या झीनी पड़ने पर ऐसे परिणाम खड़े कर दे जिसके कारण लेने के देने पड़ने लगे। पृथ्वी पर कई बार हिमयुग आए हैं। सर्वत्र बर्फ ही बर्फ छाई है। इतना अधिक शीत न सह पाने वाले प्राणी उसी में अपना दम तोड़ गए। फिर 10-15 फुट तक हिम सतह जम जाने पर खाद्य संकट भी आता है और भूखों मरने की दूसरी विभीषिका खड़ी हो जाती है। ऊंचे स्थान पर जो प्राणी किसी प्रकार बचे रहते हैं, वे हजारों वर्षों का हिमयुग समाप्त होने पर नए सिरे से वंश वृद्धि करते और नई दुनिया बसाते। हिमयुग वातावरण के विपर्य से आते हैं। उनका आगमन भी भयावह है और विदाई भी रोमांचकारी। जब तापमान बढ़ता है, बर्फ पिघलती है तो समुद्र की सतह ऊंची उठती है। महाद्वीप टूट फूट कर कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं। समुद्र में से कुछ भूखंड ऊपर निकलते हैं और कुछ ऊपर वाले उसके गर्भ में समा जाते हैं। हिमयुग को एक प्रकार से खंड प्रलय ही माना जाता है। अपने क्रम से जब हिमयुग आए तब उसे विधि विधान कह सकते हैं, पर मनुष्य वातावरण को छेड़कर उसे बहुत जल्दी भी भुला सकता है। ध्रुवों का संतुलन बिगाड़ सकता है, उस पर जमी बर्फ पिघल पड़ने और समुद्री तूफान आने का संकट बुला सकता है। पर्यावरण की छेड़छाड़ करने से इस प्रकार के अनेक संकट आ सकते हैं। मनुष्य आज उद्धत बालक की तरह कुछ ऐसी ही छेड़छाड़ कर प्रलय को आमंत्रित कर रहा है। इसी संदर्भ में पिछले दिनों अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित लेमंड डी जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी पैलिसीड्स में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिससे संसार भर के मूर्धन्य भूवैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, मौसम विज्ञानियों आदि ने भाग लिया। इस सम्मेलन में बहुचर्चित विषय मार्टिन मिलेनकोविच की हिमयुग श्रृंखला का विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, जिसमें वैज्ञानिक मिलेनकोविच ने कहा कि पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के कुल प्रकाश में प्रतिवर्ष 0.1% की कमी होती जाती है। इसी कारण प्रति 1 लाख वर्ष बाद इस धरती पर हिमयुग आ जाता है। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि फ्रांस में नॉर्मन डी समुद्र
तट पर 9 करोड़ वर्ष पूर्व की एक ऐसी चट्टान मिली है जिनमें प्रत्येक 20,000 वर्ष की एक परत स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रकार पेंसिल्वानिया राज्य के न्यूयॉर्क बेसिन में 20 करोड़ वर्ष पुराने पहाड़ों की पर्यवेक्षण से भी यह तथ्य उजागर हुआ है कि 1,01,000 वर्षों में हिमयुग का आवर्तन होता है। इसमें 19,000 से 23,000 वर्षों में अलग अलग प्रकार की परतें पाई गई हैं, जो इस बात के द्योतक हैं कि किन्हीं कारणोंवश प्रकृति संतुलन गड़बड़ाया होगा और पृथ्वी सामान्य से 3 गुना बर्फ से ढक गई होगी। कुछ इसी तरह के लक्षण इन दिनों भी प्रकट हो रहे हैं। इस संबंध में मिनीसोटा विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के गर्भ में छिपे प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन एवं पर्यावरण के साथ की गई खिलवाड़ के कारण पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों में परिवर्तन होने लगा है। उत्तरी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव की प्रकृति विकसित हो रही है तथा दक्षिण में उत्तरी ध्रुव की। ध्रुव विपर्य के इस घटना को अप्रत्याशित मानकर इसकी उपेक्षा करना मनुष्य जाति को बहुत महंगा पड़ सकता है। ध्रुव विपर्य के कारण मनुष्य रहित सभी जीवधारियों को स्थान परिवर्तन के लिए विवश होना पड़ेगा, अन्यथा बदली हुई परिस्थिति के अनुसार स्वयं में अनुकूलन न ला पाने के कारण मृत्यु वर्ण ही उनके लिए एकमात्र विकल्प होगा। इस प्रक्रिया से बैक्टीरिया जैसे छोटे प्राणियों से लेकर पशु पक्षी एवं मनुष्य सभी को गुजरना पड़ेगा। ध्रुवों के बदल जाने पर अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें उनकी ओर विक्षेपित होंगी। फलस्वरूप जलवायु भी परिवर्तित हो जाएगा और प्रागैतिहासिक काल में जिस तरह बड़ी संख्या में जीवधारियों का विलुप्तीकरण हुआ था, मौसम परिवर्तन के कारण उसकी पुनरावृत्ति अवश्य हो सकती है। साथियों, आप देख रहे हैं ये सारे आंकड़े कितने खतरनाक हैं। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों की बढ़ती मात्रा को देखते हुए वैज्ञानिकों ने यह आशंका व्यक्त की है कि आगामी 10 वर्षों में जलवायु प्रलयंकारी स्वरूप धारण कर सकता है। सामाजिक अपराधों, मानसिक विकृतियों के अतिरिक्त हृदय रोग, त्वचा के कैंसर एवं मधुमेह जैसी बीमारियों की अप्रत्याशित वृद्धि के मूल में उनने पर्यावरण में भरी विषाक्तता को ही प्रमुख माना है। इस संबंध में हवाई उपमहाद्वीप स्थित मोना लोआ वेधशाला के वैज्ञानिकों ने गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया है। आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया है कि इन दिनों वातावरण में प्रतिवर्ष 1 ppm की दर से कार्बन डाइऑक्साइड भरती जा रही है। इस मात्रा में 30% की अभिवृद्धि पृथ्वी के तापक्रम को 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है। इस तरह तापमान में यह बढ़ोतरी प्रतिवर्ष ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म देती है। औद्योगिक चिमनियों एवं वाहनों से निकलने वाला धुआं इसमें घृताहुति का काम करता है। तापमान की इस अभिवृद्धि का सर्वाधिक प्रभाव ध्रुवीय बर्फ पर पड़ेगा। आइस कैप के पिघलने से समुद्र की सतह ऊंची उठेगी और तटवर्ती प्रदेशों को जलमग्न कर देगी। मुंबई, कलकत्ता, न्यूयॉर्क, टोक्यो, साउथहैम्पटन, ब्रिटेन, सैन फ्रांसिस्को तथा कैलिफोर्निया जैसे महानगर समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएंगे। ध्रुवीय असंतुलन भूचुंबकत्व पर भी अपना प्रभाव डालेंगे। वायुमंडल में जमी ज्वालामुखी धूल अभी भी इतनी ज्यादा है कि सौर ऊष्मा को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती, जो कि जीवधारियों की जीवन शक्ति को के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 40 वर्षों से सूरज क्रमशः सिकुड़ता जा रहा है। इसके फैलने का क्रम 2000 से आरंभ हो गया। सिकुड़ने फैलने का यह सूर्य चक्र 76 वर्ष का होता है। एक और जहां सूर्य के सिकुड़ने से पृथ्वी ठंडी होती जाती है, वहीं दूसरी तरफ मानवीय कृत्यों से वातावरण गर्म होता जाता है। यह विरोधाभास तब प्रलय के रूप में फट सकता है जब सूर्य से अधिक व्यापक रूप में फैलने का क्रम आरंभ होगा। वायुमंडल का बढ़ता तापमान तथा पृथ्वी का गर्म होना दोनों मिलकर भयावह विभीषिका को जन्म दे सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि वातावरण में जो व्यतिक्रम आ रहा है उससे यूरोप, अमेरिका, रूस अब की अपेक्षा अधिक गर्म और सूखे हो जाएंगे। वहां बर्फ गिरनी बंद हो जाएगी, लेकिन उत्तर पूर्व अफ्रीका, भारत, मध्य पूर्व एशिया, मैक्सिको तथा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया अधिक आर्द्र एवं गीले हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ समूचे विश्व में समुद्र तल 15 से 20 मीटर ऊंचा उठ जाएगा। ग्लेशियर पिघलने से नदियों में बाढ़ आ जाएगी। मौसम में आमूलचूल परिवर्तन हो जाने से उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी और जहां अभी बर्फ है वहां रेगिस्तान, संसार के कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ये सब परिवर्तन मात्र 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाने पर ही दृष्टिगोचर होने लगेगा। मौसम बदलने का मोटा अर्थ सर्दी, गर्मी, वर्षा का साधारण गति चक्र समझा जाता है, पर वैज्ञानिक भाषा में पृथ्वी पर छाए वातावरण में उथल पुथल होने के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य की गतिविधियां इन दिनों ऐसी चल रही हैं कि उसे तत्कालिक लाभ किसी भी मूल्य पर मिले, उस उद्देश्य के लिए की गई वातावरण के साथ खिलवाड़ उसी के लिए भयावह संकट की भूमिका बनेगी। महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया उसे दंडित करे, इससे पूर्व ही वह अपनी चाल बदल ले। इसी में उसका सारी मानव जाति का कल्याण हो।
ना खतरनाक यहाँ पर साथियों बातें बताई गई हैं, कितने खतरनाक आंकड़े बताए गए हैं जो हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करते हैं। इस पर विचार करें, चिंतन करें। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस